6 महीने पहले से अपने संभावित प्रत्याशियों को सिग्नल दे दिया था कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर काम करें, और वो उसी आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे थे। आज जो सूची आई है उसमें चौंकाने वाला कोई तथ्य नहीं है, एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसको देख करके ये लगे कि अरे भाई ये तो प्रयोग कर दिया, सिवाय इसके कि बुधनी से जिन सज्जन को कांग्रेस ने उतारा है वो जरूर लगता है कि दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने शिवराज सिंह जी पर कृपा कर दी है और उनको एक ऐसा प्रत्याशी दे दिया है जो राजनीतिक नहीं है, जिसका अभिनेता है। और अभिनेताओं की पहुंच कितनी होती है, ये बुधनी जैसे इलाके में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आज भी न बहुत टेलीविजन है न बहुत कनेक्टिविटी है। तो ये मुझे लगता है कि उन पर एक उपकार किया गया है कि भाई ठीक है, आपकी पार्टी आपका साथ नहीं दे रही है, आप 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हम आपको एक ऐसा प्रत्याशी देते हैं जो बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगा। लेकिन ये चुनौती बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बजरंगबली की कृपा कब किस पर हो जाए आप कह नहीं सकते। केवल एक नाम है केपी सिंह का, जो 6 बार के विधायक हैं और पिछोर क्षेत्र से लगातार जीतते रहे हैं। उन्होंने अपनी सीट बदल ली है और वो पिछोर से हट करके शिवपुरी सीट पे आ गए हैं। बाकी आपने देखा कि जितने युवा लोग हैं वो कांग्रेस ने दोहराए हैं। कुछ सीटें जो पहली सूची में रह गई हैं उन पर विचार मंथन उनका जारी है, लेकिन और विद्रोह की स्थिति भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। मैं खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करूं तो यहाँ जितनी सीटें अभी घोषित की गई उसमें से मात्र एक सीट ग्वालियर ग्रामीण की है, जिस पर की कांग्रेस के ही केदार सिंह कंसाना हुआ करते थे, जिन्हें लगता था कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट न मिलकर उन्हीं के सजाती है साहिब सिंह गुर्जर को टिकट मिल गया, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और ये स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत विद्रोह सब जगह होगा। लेकिन इस सूची से जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं, मुझे लगता है होश तो नहीं उड़े हैं, लेकिन होश ठिकाने पर आ गए हैं। और अब वो जो शेष सूची अभी उसकी आनी बाकी है उसमें समझदारी से, जिम्मेदारी से ठोक बजा करके नाम सामने लाएगी, क्योंकि यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में उसके भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती है वो 2018 के मुकाबले बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि कांग्रेस के जो बड़े नेता 2018 के चुनाव में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके आने के बाद जो ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिली। और पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में, स्थानीय नेताओं में और छत्रपों में तेजी से असंतोष बढ़ा है। इस असंतोष के रहते क्या कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव की स्थिति में भी खड़ी हो पाएगी, इसमें मुझे शंका लग रही है। क्योंकि उसके तमाम प्रत्याशियों में, जैसे आपने अभी शुरू में गिनाया, हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, वो अपना नाम घोषित होने के 25 दिन बाद पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र में गए हैं। वो भी कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी तरह भयभीत है। विधानसभा चुनाव लड़ने में तो उनको पहले कोई समस्या नहीं थी, लड़े हैं, तो 5 साल मंत्री रहे हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में नरेंद्र सिंह तोमर जैसा नेता भी आशंकित है अपनी जीत को लेकर के, तो आप पूरी पार्टी की कल्पना कर सकते हैं। और इस पहली सूची, कांग्रेस की पहली सूची से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2.5 महीने पहले अपनी पहली सूची जारी की और सारे ही उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जहां वो पिछला चुनाव हार गई थी। दूसरी सूची में भी उसने यही कोशिश की कि भाई जिन सीटों पर हम हार गए वहां ज्यादा मेहनत कर लें, लेकिन उससे कोई अभी परिदृश्य बदला नहीं है। और आप देखेंगे कि आज जो सूची जारी हुई है इसके बाद राजनीति का जो नया मुहावरा है, कम से कम मध्य प्रदेश में तो गढ़ा जाने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। राजीव भाई जी, आप समझाइए कि कमलनाथ जब थे और अभी पिछले दिनों वो दावा कर भी रहे थे कि गौशाला हमने इतने बनवाए जिसको इन्होंने वो कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कहीं ना कहीं जो अब बजरंगबली की बात हो रही है। याद कीजिए कि जबलपुर में प्रियंका गांधी की जो पहली चुनावी रैली थी उसमें बहुत बड़ा सा गदा किसी चौराहे पे रख कर के कितने फुट ऊंचा, वो भी एक विजुअल हम लोग देख रहे थे, काफ़ी हमने दिखाया भी था। तो ये सब जो है इस मसले को, हिंदुत्व के मसले को बिल्कुल
खत्म कर देना या उसको अपनी तरफ ले आना, ये जो स्ट्रेटेजी है इससे क्या फायदा नजर आता है कांग्रेस के लिए और क्या नुकसान यहां बीजेपी को होता हुआ दिखाई देता है? राजीव जी, देखिए, कांग्रेस ने शुरू में ये कोशिश की थी कि वो उसकी छवि भारतीय जनता पार्टी की तरह एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बने। कमलनाथ जी का मंदिर मंदिर जाना, उन्हीं शास्त्री धीरेन्द्र के यहाँ नतमस्तक होना, जिनको भाजपा अपना चुनाव एजेंट बना चुकी है। लेकिन कांग्रेस को ये बहुत जल्दी समझ आ गया कि इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कि आज की तारीख में जब ये पहली सूची आई है तो मध्य प्रदेश में चुनाव का मुद्दा है जातीय जनगणना। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि वो उनकी पार्टी की जहां भी सरकार होगी वहां जातीय जनगणना कराई जाएगी और उसके आधार पर सत्ता में भागीदारी, विकास में भागीदारी तय की जाएगी। तो एक तो ये जो मुद्दा है ये बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में असर दिखाई दे रहा है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का मुद्दा दबाने की कोशिश की गई थी कि तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक तन्नाबाद खड़ा किया गया था कि जगह जगह लोग बनाए जा रहे हैं। जिस शहर में आप जाइए वहाँ एक लोग बन जाता था, देवी का, देवता का, साधु का, संत का, और उसके लिए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी। तो इस मुद्दे को भी अब भ्रष्टाचार के मुद्दे ने दबा दिया है। अब लोग की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब तो लोग इस फिनिक्स की चर्चा कर रहे हैं, जिस फिनिक्स की बात शिवराज सिंह जी ने कहा था कि वो खुद फिनिक्स पक्षी है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अब फिनिक्स का अवतार कांग्रेस है और कांग्रेस 2018 में जैसे पैदा हुई, 2020 में जैसे भस्म हो गई, वैसे 2023 में दोबारा से नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में खड़ी होगी। और ये जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं इससे इस चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ मुद्दा सीधा सीधा सामाजिक न्याय का और भ्रष्टाचार का असर दिखाएगा। ये आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए। मध्य प्रदेश में हमारी बड़ी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं जो हमने कहा था हमने किया। लेकिन बीजेपी फिर अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी सरकार में आएगी। उन विचारों के पास बचा क्या है? वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।